पर्वतारोही लक्ष्मी झा को अवसर ट्रस्ट ने किया सम्मानित। अवसर ट्रस्ट ने पर्वतारोही लक्ष्मी झा की तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत 5165 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराने पर देश को अवगत करने व पर्वतारोही लक्ष्मी झा का सम्मान करने के उपलक्ष्य में 15 सितंबर 2023 को कॉन्फ्रेंस हॉल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक रायसीना मार्ग नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज प्रेस क्लब में पर्वतारोही लक्ष्मी झा को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें 18 अगस्त को तुर्की की सबसे ऊंची माउंट अरारत चोटी 5137 मीटर को फतेह करके वहां तिरंगा फहराने के लिए दिया गया। 12 अगस्त 2023 को अवसर ट्रस्ट के संस्थापक एवं पूर्व सांसद श्री आर.के. सिन्हा से फ्लैग ऑफ लेकर तुर्की के सबसे ऊंची चोटी 16,854 फीट अरारत पर अपने देश के तिरंगा को फहराने के लिए दिल्ली से इस्तांबुल से 2 गुबेयाजिट सिटी पहुंची। वहां पहुंचते ही लक्ष्मी को पता चला कि अरारत चोटी पर मौसम खराब, बर्फबारी, तेज तूफान हो रहे हैं, इसलिए 15 अगस्त सबमिट करने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन 18 अगस्त को मौसम साफ होने पर लक्ष्मी ने फतेह हासिल कर लिया। अवसर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री आर.के. सिन्हा ने कहा कि पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है, लेकिन इसके लिए बाकी खेलों की तरह कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिलता। बिहार की बेटी लक्ष्मी ने भीषण विपत्ति के बावजूद अपने सपने को पूरा किया। इससे पहले उन्होंने विश्व की चौथी और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला किलिमंजारो 5895 मीटर पर भारतीय ध्वज फहराया। विश्व की सबसे कठिन चढ़ाई में एक चढ़ाई किलिमंजारो पर्वत को भी माना गया है। इसकी ऊंचाई 58.95 मीटर है, जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई 88.48 मीटर है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि मेरी ओर से अवसर ट्रस्ट ने पहले भी माउंट एवरेस्ट फतेह करके लौटी हरियाणा की पर्वतारोही अनीता कुंडू के कई पर्वतारोहण के अभियान को भरपूर सहयोग दिया है। पर्वतारोही अनीता कुंडू के मार्गदर्शन ने लक्ष्मी को काफी मदद की। मैं हमेशा पर्वतारोहण के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। पर्वतारोही ने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी 5137 मीटर अरारत पर्वत पर अपने देश से तिरंगा लहराकर बहुत गर्व हो रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भरा लक्ष्य है। उन्हें ये उपलब्धि 41 घंटे में चढ़ाई करके पूरी की। उन्होंने बताया कि चढ़ाई के दौरान 15 डिग्री का टेम्परेचर था, जो हड्डी को गला सकता है। ऐसे में अपने पद पर डटे रहना और मंजिल पूरा करने में काफी मुश्किलें आई। 15 अगस्त को मौसम खराब था। 18 को पता चला मौसम सही है, फिर लक्ष्मी झा ने 18 को ही निकल पड़ी। सबमिट के लिए 6 घंटे चढ़ाई करने के बाद सबसे पहले बेस कैंप पहुंची, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर है। अगले 3 घंटे की चढ़ाई करके बेस कैंप 4200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर इस मिशन को कम से कम टाइम में पूरी करनी थी। लेकिन अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। लक्ष्मी झा बिहार के सहरसा जिले के बनगांव की रहने वाली हैं। लक्ष्मी झा ने अपने अनुभव को बताते हुए कि भारत की ओर से सबसे पहली महिला है जिनने कम से कम समय में किलिमंजारो पर्वत की चढ़ाई की है। उन्होंने शिखर पर चढ़ने में भी सिर्फ 36 घंटे लगे, जबकि अभी तक अन्य लोगों ने 6 से 8 दिन का समय लगाया है। आपको बताते चले कि विश्व की सबसे कठिन चढ़ाई में एक चढ़ाई किलिमंजारो पर्वत को भी माना गया है। इसकी ऊंचाई 58.95 मीटर है, जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई 88.48 मीटर है। उन्होंने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराना है। 2005 में किया। उसका उद्देश्य ये था कि जिन युवाओं को, युवतियों को, छात्रों को अवसर नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो उनको मदद की जाए। तो उसमें जो कई ऐसे काम हम लोग करते हैं, इसमें पर्वतारोहण बड़ा भी एक क्षेत्र है जिसमें कि हम
पर्वतारोहियों को प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं। हमारी हरियाणा की बेटी अनीता कुंडू है, 3 बार एवरेस्ट कर चुकी है और विश्व के सारे टॉप की बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो हमें बहुत लोगों ने कहा कि आप हरियाणा के लोगों को मदद करते हैं और आप महाराष्ट्र के लोगों को मदद करते हैं, आप बिहारी हैं, बिहार के लोगों की मदद नहीं करते। हमने कहा मदद लो, इसमें तो कोई मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो कई लोग आते हैं, लेकिन अब वो मदद के लिए जरूर आते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो मेहनत है तो वो तो आवश्यक है, वो उसमें थोड़ी कमी हो जाती है। तो ये लक्ष्मी झा है, ये बहुत बिहार के सुदूर सहरसा जिला है और सहरसा जिले में एक बनगांव नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा गांव है। वहाँ की है और पोस्ट ग्रेजुएट है, MA किया है इसने। तो इसने हमको संपर्क किया कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो बात करो। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जब तक कि NIM से बेसिक ट्रेनिंग नहीं हो जाता है तो कोई कहीं पर भी पर्वतारोहण करना रिस्की रहता है। ऐसे तो बहुत लोग चले जाते हैं और NIM में जगह थी नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए NIM में जगह बहुत लिमिटेड है। ज़्यादातर आर्म फोर्सेस के लिए है या कई संस्थाओं के लिए है। तो उसमें अनीता ने मदद की, तो इसी की मदद से NIM में इनका एडमिशन हुआ और उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक लगातार कई तरह के छोटे बड़े पीस, जिसमें खास करके टेक्निकल पीस थे, उनको क्लाइम किया। और अफ्रीका में किलिमंजारो का पीस है, वो भी बहुत टेक्निकल है और बहुत हम लोग जाते हैं वहाँ, वो भी इन्होंने किया। और अभी तुर्की में ये अरारत का अभी करके आ रही है, उसका ये बताएंगी। ये सब गीता ने भी किया हुआ है, कभी इसको पूर्व का अनुभव है। तो मैं इन दो बड़े, मतलब अनीता तो बड़ी पर्वतारोही है और वो लक्ष्मी शिष्या है उनकी, इन दोनों को आपके समक्ष पेश करता हूँ। कोई आप सवाल पूछना चाहें तो, और इनको बस ये बताने के लिए कि एक अच्छी शुरुआत है कि बिहार से भी पर्वतारोही लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गीता भी बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, तकरीबन जितने भी पत्रकार साथी बैठे हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे पड़ती है। कई बार हम भारत की चोटी इसको लिख देते हैं। तो 2 रास्तों से चढ़ी जाती है, दोनों रास्तों से मैं एवरेस्ट करने वाली हिंदुस्तान की पहली बेटी हूँ और तीसरी बार मैंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्लाइंबर है, प्रोफेशनल क्लाइंबर है, जब मैंने इस गेम को शुरू किया तो लोगों ने कहा था, खासकर अंग्रेजों ने, कि हिंदुस्तानी क्लाइंबर नहीं हो सकते, इस गेम के प्लेयर नहीं हो सकते, ये साहस का गेम है, इतना साहस हिंदुस्तानियों में नहीं हो सकता।
तो मैंने तीसरी बार एवरेस्ट की तो पूरे वर्ल्ड के क्लाइंबरों को, उन्हीं अंग्रेजों को लीड करते हुए की थी एज ए लीडर के रूप में। और जब उनको वो सर्टिफिकेट मिला तो उसमें भारत की बेटी अनीता कुंडू एज ए लीडर लिखा गया था। तो वो मिशन मैंने तीसरी बार पूरा किया। सातों महाद्वीपों की सबसे उच्चतम शिखर छूने का मुझे अवसर मिला। मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहती हूँ, क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, ये ऐसे गेम हैं जिनको स्पॉन्सर बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ये गेम दिखाए जाते हैं, लेकिन पर्वतारोहण को समझना बहुत मुश्किल है। और ये एक ऐसे व्यक्ति था, उन्हें समझा मेरे बाबूजी, जो मैं हमेशा पिता कह के पुकारती हूँ, कि जिन्होंने, मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत स्ट्रगल किया। मेरे हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, स्पॉन्सर के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन ये किसी किसी को समझ में आता है। तो मेरे बाबूजी आदरणीय बाबू रविंद्र किशोर सिन्हा जी, जिन्होंने मेरे इस गेम को, मेरे कठिन उस संघर्ष को समझा और मुझे आर्थिक सपोर्ट दी। संघर्ष मेरा था, लेकिन आर्थिक मदद बहुत बड़ी ताकत है, जो एक बहुत बड़ी कदमों में ताकत भरता है, जिसकी एक खिलाड़ी के ऊपर एक दिमाग में परेशानी नहीं रहती, वो अपने ग्राउंड को प्रॉपर टाइम दे पाता है। और मेरे बाबूजी ने उस चीज को समझा और मैंने मेरे बाबूजी के सानिध्य में जितनी भी उपलब्धियां बता रही हूँ मैं, एवरेज के तीनों मिशन, उसके बाद सातों महाद्वीप और 8000 मैंने 8000 किए, मनासुलू अभी मैं मकालू करके आई हूँ अभी अप्रैल मई में, जो विश्व का सबसे 5वां शिखर है, उच्चतम शिखर है, बहुत ही टफ है और जिसका कैंप 6000 पे लगता है, सबसे ज्यादा विंड चलती है, बहुत ही टफ है। तो उसको मैं अभी क्लाइंब करके आई। तो 8000 मैंने क्लाइंब किए, बहुत सारे माउंटेन के, हिंदुस्तान के बहुत सारे पहाड़ चढ़े। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस गेम को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बड़ा साहस का गेम है, बड़ा हिम्मत का गेम है, बड़ा चुनौतियों भरा गेम है। लेकिन मैं इतना कहूँगी, जितना पर्वतारोहण का मतलब कि जनजागरण होगा, बच्चे करेंगे, हमारे लोग करेंगे, तो उतना ही हमारे लोग साहसी बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और लक्ष्मी का जब मेरे पास बाबूजी ने भी मेरे पास मैसेज भेजा, लक्ष्मी भी मेरे संपर्क में आई। मैं चाहती थी, क्योंकि मैं बाबूजी से जुड़ी, तो मैं चाहती थी, हरियाणा में तो स्पोर्ट्स पर्सन होते ही हैं, मैं बिहार के बच्चों को भी चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में आए और खेलें और आगे बढ़े, ताकि मेरे बिहार के बच्चे भी खेल में आगे आए। तो मेरा प्रयास था कि कोई बिहार की बेटी भी एडवेंचर में आगे बढ़े, तो लक्ष्मी ने उस कदम को आगे बढ़ाया और मैंने इनको गाइड किया और मेरी हमेशा शुभकामनाएं, सपोर्ट इनके साथ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के युवा, आजकल मैं हरियाणा के अंदर नशे को लेकर के सीएम साहब ने मुझे विशेष मेरी ड्यूटी लगाई गई है और ओएसडी मोटिवेशन के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, मुझे ओएसडी मोटिवेशन लगाया गया है। मैं नशे को लेकर के, यूथ को लेकर के काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारा युवा अगर खराब हो गया, हमारी असली शक्ति, असली पावर, असली धरोहर हमारे युवा है। अगर युवा ही हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई, गलत दिशा में चला गया, तो हम अपने देश को कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे हम अपने देश को उस पटल पे लेके जाएंगे। तो मेरा सपना यही है कि मेरे देश के युवा स्वस्थ हो, मेहनती हो, लगनशील हो, आलसी ना हो, अंधविश्वासी ना हो, वो कर्मशील हो। मेरा मकसद एक ही है, उसी के लिए मैं दिन भर जन जागरण करती हूँ। रात को 12, 1, 2 बजे तक मैं गाँव में डोर टू डोर चलती हूँ, यूथ को समझाती हूँ। मेरा मकसद है कि मेरे देश के युवा आगे बढ़े और उसी कड़ी में मैं चाहती हूँ, जिस तरीके से हरियाणा के बच्चे स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे नाम आता है, तो मैं चाहती हूँ पूरे देश में हमारे जितने भी स्टेट हैं, सभी प्रदेशों के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे निकल के आए, क्योंकि हमारा हर व्यक्ति स्वस्थ होगा। सबसे पहले है स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हमारे देश को हम आगे ले पाएंगे। हर नागरिक का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ देश बनाता है। तो मैं आप सभी का ये सारा श्रेय मैं अपने बाबूजी को देती हूँ, क्योंकि ये वैसे नहीं देती मैं, इन्होंने मेरे को सिर्फ पैसे का ही सपोर्ट नहीं किया। जब भी मैं किसी मिशन पे गई तो मेरे बाबूजी की आंखों में आंसू होते थे, मेरी बेटी कब लौटेगी, कैसे लौटेगी, वो सुरक्षित लौटेगी या ना लौटेगी, क्योंकि एक ऐसा गेम है जहाँ पर पता नहीं चलता कि हम ऑक्सीजन नहीं है, इतना हाई एल्टीट्यूड है, अकेलापन, हजारों चुनौतियां हैं, बर्फीले तूफान है, तब आप वापसी आए या ना आए, फैमिली के पास लौटे या ना लौटे, बहुत ही टफ गेम है। लेकिन मेरे बाबूजी की हमेशा मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमेशा मेरी जानकारी लेते थे और मुझे बड़ी ताकत मिलती थी कि कोई मेरी परवाह करने वाला है। और आज मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, मेरे 12 साल की उम्र में पिता गुजर गए थे। मैं किसी स्टेज पे संबोधित कर रही थी बाबूजी के स्कूल में, तो बाबूजी ने मुझे एक बात कहा था कि अनीता बेटा, आज के बाद आप ये मत कहना कि आपके पिता नहीं है, मैं आपका पिता हूँ।
तो मुझे आर्थिक मदद के अलावा जो एक पिता का प्यार मिला और जो मुझे सपोर्ट मिली वो बहुत बड़ी ताकत है। और सिर्फ हिंदुस्तान के मैं ही नहीं हूँ, हजारों बेटा बेटियों के पिता हैं। इतना अच्छा दिल, इतने अच्छे इंसान मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ, बहुत कम मिलते हैं। और मैं कहती हूँ कि मेरी उम्र भी बाबूजी को लग जाए ताकि वो हजारों बेटा बेटियों को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं और हमेशा वो स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। लक्ष्मी जी से भी कोई प्रश्न पूछना चाहे आप लोग? पहले अनीता जी से सवाल करेंगे। आपने बड़ा अच्छा बोला कि स्पॉन्सर बाबूजी मिले, लेकिन ये इतना संघर्षशील कार्य है। मैं भी जानता हूँ, मैं सिंधी समाज से हूँ, मेरे भी एक पर्वतारोही एवरेस्ट 2018 में किया, उनको भी स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, बताया करीब 25-26 लाख रुपए। तो ये सिन्हा जी तो खुद उस पार्टी में रहे हैं जिनकी सरकार है, और ऐसे चीजों को जो इतनी एडवेंचरस है और इतनी कठिन है, तो सरकार क्यों नहीं उनको सहयोग करती? कभी बाबूजी से आपने कहा कि सरकार को मदद करनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैंने भी मेरी हरियाणा सरकार के सामने ये बात रखी और हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर पॉलिसी बनानी शुरू की। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। जैसे बाकी गेमों का एक संगठन है, तो पर्वतारोहण का एक संगठन नहीं है। और दूसरा क्या है, इसमें थोड़ा सा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, मैं खुद भी उसकी खिलाड़ी हूँ, इसमें फर्जी सर्टिफिकेट बहुत बन जाते हैं। तो लोग फर्जी सर्टिफिकेट ले आते हैं कंपनियों पे बनवा करके। तो वहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सरकार को पॉलिसी बनाने में कि भाई कैसे हम क्लियर करें कि भाई ये क्लाइमर ओरिजिनल है या फर्जी है। तो थोड़ा सा, क्योंकि एडवेंचर ऐसा गेम है जिसको दिखाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर सरकार को थोड़ी अड़चनें आती है। लेकिन मैंने फिर भी हमारे एक संगठन बनाया, और जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, जैसे मैंने सीएम साहब को बताया और सीएम साहब ने उस पर थोड़ा सा गौर किया और एक छोटी सी पॉलिसी की शुरुआत की हरियाणा में। और मुझे विश्वास है, मेरी हर संभव प्रयास है कि मैं आने वाले यूथ के लिए, तो मुझे ना मिला हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लड़ाई में लड़ूं ताकि आने वाले युवाओं के लिए एक मजबूत पॉलिसी बने। जैसे बाकी गेमों में करोड़ों रुपए मिलते हैं, जो इसके अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, और सरकार एक कमेटी बनाए, उन खिलाड़ियों की हर चीज को जांच करें, उनके सर्टिफिकेट जांच करें, उनकी हर तरीके से जांच होनी चाहिए। उसके बाद सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो एडवेंचर के बहुत सारे खिलाड़ी निकलेंगे, और बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीजों से समझ में आ जाता है कि ये खिलाड़ी कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका टेस्ट लेकर के बहुत सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि सरकार इस पर जरूर गौर करेगी। हरियाणा सरकार ने एक छोटी सी शुरुआत की है, मैंने प्रयास किया है। और मैं आपको बता देती हूँ, तेंजिंग नोरगे सबसे बड़ा अवार्ड है जो मुझे 2019 में मिला। एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है अर्जुन के बाद, और मैंने मेरे हरियाणा में उसकी शुरुआत करवाई, प्रयास किया हरियाणा में। जैसे अर्जुन अवार्ड की पेंशन है, तो मैंने सीएम साहब के सामने बात रखी कि सर, मैं अर्जुन अवार्ड जो अवार्ड है उससे बड़ा तेंजिंग नोरगे अवार्ड है, मैं चाहती हूँ कि इसकी पेंशन भी हो। तो सीएम साहब ने सबसे पहले तेंजिंग नोरगे को रखा, उस बात को समझे, और 20,000 रुपए पर मंथ की पेंशन उसकी शुरुआत की। तो ये मेरी हरियाणा सरकार ने किया है। तो उस चीज को लेकर के आगे बढ़ती हैं सरकारें, थोड़ा सा उसको पॉलिसीज को समझाना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ, अभी भी बहुत कमियां हैं जिस लेवल के, एक कम से कम एक मिशन का तो पैसा दे सरकार, 5 लाख रुपए में मिशन पूरा नहीं होता। तो मेरा ये प्रयास है कि वो आप सभी के माध्यम से होगा, ताकि आप उसको अखबार में छापे, ताकि वो बात मंत्री मिनिस्टरों तक पहुंचे और उसको ब्रीफ से आप लिखें। थैंक यू। देखिए जी, अगर हम बात करें मिशन की, तो जैसे एवरेज है बड़ा मिशन जो है 2 महीने का, मतलब उसमें आप 40 लाख से और 50 लाख के बीच में खर्च आ जाता है। मतलब कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक रहना पड़ गया तो खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम खराब हो गया, तूफान आ गया, तो आपने वेट करना पड़ता है। कई बार 2.5 महीने का मिशन हो जाता है, 3 महीने, तो 3 महीने आपको उस हाइट पे ठहरना, तो आप सोच सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ती है। तो लगभग 50 लाख रुपए एक मिशन पे 3 महीने वहाँ रहना और करना, इक्विपमेंट पे, सिलेंडर पे, हर चीज पे आ जाता है, हैली तक सब कुछ उसमें। कई बार रेस्क्यू भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, तो इतना खर्च तो नॉर्मली की बात है। एक सवाल और आपने अभी लक्ष्मी को दिया है, ये आती है बिहार के उनको भी सहायता से, तो वहाँ पर कुछ आप उनके साथ मिलकर और बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कुछ प्लान बनाएंगे? वो तो बनेगा ही जी, वो तो मैं तो वैसे भी कर रही हूँ। बहुत सारे सैकड़ों बच्चे मैंने पर्वतारोहण में हरियाणा के भी निकाले हैं। आज हरियाणा के जितने भी पर्वतारोहियों के नाम देखते हैं, वो सारे मेरी सानिध्य में, मेरी देख रेख में आगे बढ़े हैं।
और मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़े, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी और आपको मोटिवेट करूँ। जैसा कि हमने बताया कुछ की इसमें पवता रोड में फर्जीवाड़ा भी है और हमने तो यहाँ तक सुना है कि एवरेज तक चलाने का भी देखा लिया जाए। नेपाल में खासकर कानून में इस तरह की चीज है, तो आपकी नॉलेज में ऐसा है? देखिए जी, क्या होता है, बिल्कुल सही पूछा आपने, है ऐसा, मैं उसको मना नहीं कर रही कि भाई नहीं है, लेकिन बहुत सारा है। हमारे इंडिया के बहुत सारे क्लाइंबर भी ऐसे उसमें पीछे कई खुलासे हुए थे कि क्योंकि सबकी बॉडी हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं बनी होती और इंडियन हमेशा सोचता है कि भाई मैं एवरेज करूँ और उसका वो करूँ, तो अगर नहीं बनता तो आहत होके और वो नीचे आकर के ऐसा जोड़ तोड़ का प्रयास करता है कि मेरा सर्टिफिकेट बन जाए और मैं दिखाऊं कि अब उसकी पहचान किसी ने नहीं है, उसकी पहचान जो असली माउंटेनियर है तो वो बता सकता है मिनिस्ट्री कैसा सर्टिफिकेट हमारे को देती है। तो ये बिल्कुल है, क्योंकि आजकल फोटो को शूट कर लेते हैं, फोटो का चेंज कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी खामियां हैं और जिसमें मिनिस्ट्री, क्योंकि जो नेपाल कंट्री है वो पर्वतारोहण पे ही डिपेंड है, उनको पैसा चाहिए, तो है इसमें ऐसा, उसको मैं झुठला नहीं सकती, फर्जी सर्टिफिकेट भी बहुत सारे बनते हैं। अनीता जी, जो एवरेस्ट एक सेकेंड, जो आप एवरेस्ट पे आप पहुंच गए, जो सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद आपको क्या और तरह की मदद सरकार से मिलती है? कुछ पेंशन या कोई ऐसी चीज मिलती है कि हर पर्वतारोही को जो एवरेस्ट क्लाइंब करता है? देखिए जी, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, ना अभी तक मिला है। मैं खुद पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हूँ अपने जर्नल उससे, कोई इसमें पर्वतारोहण का कोई रोल नहीं है। उसके बाद जो मैं पहले से पुलिस में थी तो मेरी अचीवमेंट ज़्यादा हुई तो मुझे मेरे अफसरों ने प्रमोशन दे दी। उसमें कोई सरकार का डायरेक्ट ये नहीं कि सरकार ने मुझे वहाँ लगा दिया और सरकार की कोई ऐसी मदद नहीं मिली। हाँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैंने स्ट्रगल करके मेहनत करके बोलना सीखा और प्रोग्राम किए, कुछ पैसा वहाँ से कमाया, कुछ बाबूजी ने मुझे स्पॉन्सर किया तो मैंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। सब ये मेरी खुद की पर्सनल मेहनत है। लक्ष्मी जी, जिस गांव से आप आती हैं, उसी गांव से मैं भी हूँ। तो बनगांव में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल इसका चलन है, पर्वतारोही और ये टेनिस और इसका कोई भी नहीं। तो इससे आप कैसे अपना ध्यान टेंशन पे? मैं अनीता जी से एक गुरु हूँ। अनीता जी मेरे एक गुरु हैं और अनीता जी से मैं ये सब कुछ सीख रहा हूँ, ताकि मैं अनीता जी को एक फेसबुक पे देखी थी, उसके बाद मैं अनीता जी से जुड़ी। अनीता जी सारी बताई कैसे क्या करना है और मेरा एडमिशन भी अनीता जी ही करवाई और सारे जितने भी इसमें नॉलेज है सारे मुझे अनीता जी से ही प्राप्त हुए हैं। और मैं ये सोची ना, बिहार में अभी तक कोई पर्वतारोही नहीं है, तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँ और अनीता जी को अपनी सारी बातें बताई तो अनीता जी बोली बिल्कुल कर सकती हो, तो क्यों नहीं कर सकती हो, कर सकती हो, आपको मेहनत करना है और मुझे भी आपको भी फायदा चाहिए और मुझे भी फायदा चाहिए, लेकिन हम भी किए और आप भी कर सकते हो, सिर्फ मेहनत करो, कर दो। अनीता जी, जब आप अनीता जी, वो पर्वतारोहण आपका जो था ये कितने दिनों तक चला और कौन कौन सी परेशानी आई? परेशानी तो बहुत आई, लेकिन जब करते उनमें ले आगे बिना करते, उसके बाद मुझे फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद मैंने सर को बताते गए और सर मुझे सपोर्ट करते गए। मेरा सवाल आर के सिन्हा साहब से है। आर के सिन्हा जी, आपके बगल में अनीता जी बैठी हुई है, लक्ष्मी जी भी बैठी हुई है। केवल लक्ष्मी जी और अनीता जी ही नहीं, और ऐसे कितने लोगों को आगे लाने की आपकी योजना है या कैसे आगे बढ़ाएंगे बिहार में और झारखंड जैसे इलाकों में? जैसे कि सर बता रहे थे, जो बहुत सारे लड़कियों बिहार के सर के पास पहुंचे थे, लेकिन सर उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए सर उनको सपोर्ट नहीं कर पाए। इसमें मेहनत, जैसे अनीता जी मुझे बताई, इसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसमें पेशेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो नहीं हो पाया तो वो नहीं आगे बढ़ पाई। बस नहीं, मैं सर की योजना जानना चाहता हूँ कि सर ने ऐसा मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि जो अवगत है ये है ही ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए
जिनको किसी कारण से अवसर नहीं मिली। इसके बहुत सारे टीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, पर्वतारोहण उसमें एक है। हम गरीब बच्चों को IIT, NIT, मेडिकल वगैरह करना है, बिहार वाले अरे बात क्यों कर रहे हो? जी जी आप कंटिन्यू। कोचिंग करके और उनको हम कंप्लीट करवाते हैं और हर वर्ष 15-20 ऐसे बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं जो कभी आप विश्वास भी नहीं करेंगे। जैसे एक ऐसी बेटी कंप्लीट की, वो अभी IIT धनबाद में, जो पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस था, उसके सेकेंड ईयर में चली गई है। इसके पिताजी सड़क पे जो होर्डिंग होता है ना, होर्डिंग में पोस्टर साटने का काम करती है। वो काम महीने में कभी 20 दिन मिलता है, कभी 15 दिन मिलता है, कभी हफ्ता भी नहीं मिलता है। एक मोमबत्ती बेचने वाला का बेटा भी गया, सिक्योरिटी गार्ड का बेटा चला गया। एक ऐसे प्राइमरी टीचर का बच्चा गया जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे और कोरोना के दौरान 2 साल से उनको तनख्वाह ही नहीं मिला था और उसको घर से निकालने के लिए नोटिस पे नोटिस, सामान भेज देने की धमकी सब हो रही थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे IIT गए और IIT दिल्ली से लेकर IIT रुड़की से लेकर वो IIT खड़गपुर सभी जगह है, ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ उसमें हमने जो देखा, समस्या सिर्फ उनको IIT कोचिंग देने की नहीं, उनको सही ढंग से रखना, सही भोजन देना, कपड़ों की व्यवस्था करना, किताब की व्यवस्था करना, ये सारा उसमें शामिल है। वो नहीं करेंगे तो वो बेचारे कर नहीं पाएंगे। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब वो कंप्लीट करते हैं गरीब बच्चे, तो कंप्लीट करने के बाद उनको तुरंत एक लैपटॉप चाहिए, कम से कम 2 या 3 फॉर्मल ड्रेस चाहिए, सही ढंग का पैंट शर्ट ब्लेजर जैकेट चाहिए, ताकि वो क्लास में सबके साथ जाएं और हीन भावना से ग्रसित न हो। इसके अतिरिक्त जब ये काम मैंने शुरू किया तब पता चला कि ये बैंक कहती जरूर है कि हम लोन देते हैं एजुकेशन का, लेकिन IIT जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ कंप्लीट करके आए हुए बच्चों को भी पहले वर्ष से कोई मदद नहीं कर, एकदम एक पैसे का मदद नहीं कर। ये कहते हैं कि ये दूसरे वर्ष में जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तभी ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बताइए, गरीब का कोई बच्चा जा रहा है तो पहले वर्ष में उसको 30 लाख रुपया लगता है, तो लाख रुपया कहाँ से लाएगा? तो अवसर ट्रस्ट, उनको हम
प्रथम वर्ष का ₹1,00,000 जो उसका फीस होता है वो भी जमा करते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वो कंप्लीट तो कर रहा है अपनी प्रतिभा के बल से, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, उसके परिवार के पास कुछ है नहीं कि वो लैपटॉप भी खरीद सके और 2-3 सूट भी बना सके और ₹1,00,000 पहले साल का फीस भी दे सके। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं करता, और इसीलिए जो NIM ट्रेनिंग नहीं करता है, बेसिक ट्रेनिंग, हम चाहते तो ये है कि वो बेसिक भी करे, एडवांस भी करे और रेस्क्यू भी करे, और तीनों कोर्स के लिए मैं उसको फाइनेंस भी करता हूँ। लेकिन बच्चे जो है वो सीधे एवरेस्ट करने की तैयारी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए उत्सुक हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं ना कि फर्जी सर्टिफिकेट, जो NIM का अगर वो बेसिक, एडवांस और रेस्क्यू कर लेगा, वो फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं जाएगा, वो फिर वो पर्वतारोही बन जाएगा। तो इसलिए ये परेशानी होती है। मेरा एक सवाल लक्ष्मी जी से है। लक्ष्मी जी, आपको अनीता जी ने बताया था कि जब आप पर्वतारोहण स्टार्ट करेंगे तो जो कठिनाइयाँ आएंगी वो तो आएंगी, ऐसा सुना गया कि रास्ते में बॉडीज पड़ी होती हैं, किसी का हाथ पैर कटा हुआ पड़ा होता है, तो उससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लक्ष्य पे चलिए, क्योंकि ऐसी बाधाएं भी, तूफान वगैरह, आंधियाँ तो बहुत आती हैं, वेदर बहुत ख़राब होता है, कभी एकदम ठंड कभी गर्मी, तो ये सब आपको अनीता जी ने पहले ही बताया होगा। उसको सोचने के बाद आपने कहा नहीं मैं फिर भी चढ़ाई करूंगी, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली या इतनी कठिनाई हुई जो आपने वहाँ इतने ऊपर तक आप पहुँचे? बताओ कि अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। इस बार जो मैं तुर्की गई थी तो वहाँ पे वेदर इतना खराब था, अभी तो पहाड़ों का कंडीशन इंडिया में भी ठीक नहीं है, बराबर एवलांच आ रहा है और बारिश की वजह से बर्फबारी भी बहुत हो रही थी। तो वहाँ पे एक सिंगापुर के थे जो कि डेट हुए थे, इसलिए हम लोग को, मेरा सबमिट था 15 अगस्त को, वो पाया 22 अगस्त। इस कारण से मुझे रोक दिया गया था। सभी पर्वतारोही नीचे वहाँ पे बेस कैंप पे गए और हम 6-7 दिन गुजारे थे। तो हम देखे वहाँ से उनकी बॉडी ऊपर से नीचे आई थी, मैंने देखा उसकी सारी चीज़ें देखी। वो वहाँ पर -25 डिग्री सेल्सियस होती है जब अभी तो नहीं थी, अभी तो 50 डिग्री थी। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, हवा की दाब इतनी तेज होती है ना, जो उसके नाक से ब्लड निकलने लगा, ब्लड निकले, माइंड में ब्लड जम गया था, इसलिए वहाँ पे उसका डेथ हो गया था। नहीं तो आपको उससे कुछ विचलित नहीं हुआ? आपने नहीं, क्योंकि मैंने देखा है। तो आपने जब क्लाइंब किया, बिल्कुल एंड तक पहुंचे, तो इस बीच के रास्ते में भी तो आपको कई इस तरह की कठिनाइयाँ आई होंगी ना, आपको भी पर्सनल? हाँ, आई थी। तो ऐसी कौन सी बड़ी कठिनाई आई जिससे आप विचलित हो गई कि अब मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं? मुझे लगा जब 200 मीटर था समिट के, मुझे लगा जो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हवा की दाब इतना ज़्यादा था, जो मतलब जितने भी मेरे साथ और भी थे टीम में, वो सबके फ्लैग आउट हवा में उड़ गए थे, सिर्फ मेरा ही फ्लैग आउट मेरे हाथ में था और लग रहा था कि सबमिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कदम बढ़ते गए ना, तो मेरे सामने मेरे लक्ष्य था और सबमिट हो गया। अनीता जी, किससे इंस्पायर किया? बचेंद्र पाल, संतोष यादव, बहुत सारे जो एवरेस्ट चढ़े थे, किसी से इंस्पायर थी? सर मैंने स्कूल टाइम में तेंजिंग नोर्गे एडमंड हिलेरी के बारे में पढ़ा था और उनकी स्टोरी पढ़ी और उस टाइम का पर्वतारोहण की कल्पना की, जो मैंने खास करके मैं एडमंड हिलेरी को वो मानती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इतना इक्विपमेंट की वो नहीं, सुविधा नहीं थी, पहली बार एवरेस्ट, और कम से कम काफ़ी उनके साथ स्पोर्टर रहे थे तब जाकर के, क्योंकि क्रैम्पोन भी लकड़ी के थे, नीचे कील भी लोहे की थी, तो बहुत कठिन पर्वतारोहण रहा। तो जो वो चैप्टर मैंने पढ़ा
और स्कूल टाइम पे मैं पर्वतारोहण मतलब एक छोटा सा ट्रैक गई थी। तब वहाँ पे हम कुछ साथी थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़के भी थे, तो मैं देख के बड़ी ये हुई कि वैसे बहुत रिस्की काम है, जिसको मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ा। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो बोले कि ये लड़कियों का काम नहीं है, इसको सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, इसमें लाशें पड़ी रहती हैं, इसमें रात को चलना पड़ता है, महिला रात को नहीं निकल सकती, उसको डर लगता है, वो किसी की डेड बॉडी देख, पता नहीं कितनी बातें हुई। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं पर्वतारोहण तो करूंगी, उसमें उपलब्धियां दूंगी। तो मेरे लिए बिसेंडी बेल मैम तो है ही, लेकिन मैं इंस्पायर हुई एडमंड हिलेरी की स्टोरी को पढ़ के, क्योंकि उस टाइम पे पर्वतारोहण 1953 की हम बात करें, जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना सुविधाएं थी, इतने खस्ता हालात में जब उन्होंने क्लाइंब किया और अपने देश का तिरंगा, पता नहीं कितनी कंट्री की टीमें असफल रही उसमें। और उसके बाद जब एडमंड हिलेरी ने वहाँ तिरंगा लहराया, तो वो झंडा लगाया सॉरी, तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और तेंजिंग नोर्गे ने, और फिर उन्होंने भारत को शरण दी, जिसके नाम से हमारा आज तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है। वहाँ यहीं पर एडमंड हिलेरी ने भी हमारे देश में काम किया, उन्होंने भी वो किया। उसके बाद हमारे अवार्ड की शुरुआत हुई। तो मुझे उस स्टोरी ने इंस्पायर किया एडमंड हिलेरी जी ने, कि भाई पर्वतारोहण एक चुनौतियों भरा गेम है, उसको करना चाहिए। एक सवाल आखिरी सना जी से। और सना जी, ये सर जो आपकी ट्रस्ट है अवसर, अब तक आपने इसमें कितने बच्चों को सपोर्ट किया है जो अपने अलग अलग मिशन में आगे बढ़े? एकदम से नहीं, अंदाजन मतलब कितने नहीं, लेकिन हाँ 10 करोड़ से ज्यादा की मदद कर चुके हैं। 10 करोड़ की मनी, अगर कैश टर्म में लेंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा की राशि हम इसको खर्च कर चुकी है। तो ये सारा हमारा पैसा होता है, मैं किसी से लेता नहीं। ये जो है, मैं जो कमाता हूँ उससे लगाता हूँ। तो इसमें बॉक्सिंग में भी मदद की है, फुटबॉल में भी मदद किया है, शतरंज में भी मदद किया है, माउंटेनियरिंग में भी किया है, सभी तरह के गेम तो वुमेन क्रिकेट में भी किया है। तो इसके अतिरिक्त IIT NIT मेडिकल के कोचिंग में रेगुलर कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त हार्ट सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर के एडवांस स्टेज में जो लोग आते हैं उनको भी मदद करते हैं। और बहुत सारे छोटे मोटे एजुकेशन के काम होते हैं, छोटे छोटे विद्यालयों को भी जरूरत होती है। किसी के पास बेंच नहीं है, किसी के पास कमरा नहीं है, किसी के पास, तो करते ही रहते हैं। उसमें मुख्य रूप से हम एजुकेशन, मेडिकल और स्पोर्ट्स, इन पे हम करते हैं। लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है कि इसको हम नहीं करेंगे, ऐसा कोई इसमें नहीं। सर, आपने ऋषि पंत को भी एडमिशन दिया है? हाँ, ऋषभ पंत भी हमारा ही बच्चा है, उसको भी तैयार हुए किया। ये ईशान जो है वो भी हमारा ही बच्चा है। सिन्हा जी, ये भारतीय टीम को भारतीय टीम में क्यों है? हाँ जी। सिन्हा जी, इसके पहले भी आपने अनीता कुंडू को भी ऐसे पर्वतारोहियों के काम में सहयोग किया था, कैसा अनुभव रहा? और वो अनुभव आप नहीं, देखिए, इन बच्चों को मदद करने से उनकी जब सफलता होती है तो बहुत आत्मसंतुष्टि होती है कि कोई देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ समाज को फायदा हो रहा है उसका। ये लक्ष्मी जो है एवरेस्ट के अंदर एवरेस्ट चढ़ाई मतलब ये अगले वर्ष एवरेस्ट करेगी। अभी तो कुछ टेक्निकल सीख पे अभी है, लद्दाख में 2-3 टेक्निकल सीख अभी करेगी इस साल, और अगले साल के एवरेस्ट के लिए इसकी तैयारी हो। बताओ अपने किलिमंजारो बताओ, और वो बताओ कृषि का अनुभव बताओ। मेरा
फर्स्ट किलिमांजारो था और इंटरनेशनल, वो उतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, वो टेक्निकल में था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन उसका हाइट है 20,000 के लमसम है, तो वो हाई एल्टीट्यूड 6,000 का जाता है, तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई सबमिट करने में, लेकिन मैंने सबमिट किया क्योंकि मैं बेसिक कोर्स करके गई थी और मैं अभी एडवांस की हूँ नेहरू इंस्टीट्यूट से, और आगे मैं अनिता जी का आशीर्वाद रहा और शास्त्रा और का भी, तो मैं रेस्क्यू कोर्स भी करूँगी नेहरू इंस्टीट्यूट से। और अभी मैं सर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं लद्दाख जा रही हूँ। लद्दाख में मेरा सबमिट है, टेक्निकल भी है, 2 एक साथ करूँगी सबमिट। परिवार का पूरा सहयोग होता है। हाँ, परिवार का सपोर्ट है। आगे मेरा प्लान तक आपकी कितनी माउंट पे आप चढ़ चुके हैं? जैसे मैडम ने आपको इंस्पायर किया, आपसे भी कोई इंस्पायर हो रहा है? तो कुछ आए हैं आपके साथ, किसी ने किया है साथ में माउंट एवरेस्ट? छोटा मोटा मास्क लगा हुआ है तो उसको हटा करके पानी नहीं पी सकते, ऑक्सीजन वगैरह है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। इसमें बिहार से भी ये शामिल हुई हैं, कैसे इनको आप तैयार कर रहे हो, कब ये? देखिए, मैं हरियाणा की बेटी हूँ और हरियाणा में स्पोर्ट्स का वैसे ही हब है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे प्रदेश के युवा स्पोर्ट्स में आए, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, पूरे देश के, तो पूरे देश के हर स्टेट से बच्चे स्पोर्ट्स में आए। खेलेगा इंडिया तो दौड़ेगा इंडिया, और फिट रहेगा इंडिया तो फिट रहेगा हमारा भारत। तो मैं चाहूँगी जितने भी भारत के बच्चे हैं वो सबसे पहले तो खेलेंगे तो फिट रहेंगे और तब जाकर स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।